प्यारे बच्चों, मैं मंत्र मुग्ध सा हो गया आप सभी के उद्बोधन को सुन के। और मुझे बड़ा गर्व है कि जिस तरीके से इस विषय पर और इस समस्या पर आप लोगों ने विचार रखे, वो बहुत ही सार्वगर्भित थे और साथ ही साथ मर्म स्पर्शी भी थे। इसीलिए सभी जो भी वक्ता यहाँ आए हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। पर्यावरण को लेके या जलवायु परिवर्तन को लेके जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तापमान में वृद्धि। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन पहली बार हो रहा हो। मैं शायद कल परसों आपको ही या किसी को बतला रहा था कि लगभग 5-6 बार इस धरती पर आइस एज आया है, जब पूरा का पूरी पृथ्वी जो है वो बर्फ से जम गई थी। करोड़ों करोड़ों साल तक वो जमी ही रही। फिर पृथ्वी गर्म हुई और फिर वो बर्फ पिघला और पानी बना, फिर से सागर बने। तो जलवायु परिवर्तन इस धरा की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन हम लोग इतने चिंतित क्यों हैं? जब मैंने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है, तो हमारे हमारे समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में क्यों उभर के आ रही है? तो दोनों में अंतर ये है कि इसके पहले जो जलवायु परिवर्तन हुआ करता था, वो प्रकृति किया करती थी, नेचर किया करता था। इस बार क्या हुआ है? इस बार ये परिवर्तन प्रकृति ने नहीं किया है, इस बार ये परिवर्तन हमने किया है। राइट? इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो हम परिवर्तन कर रहे थे। दिक्कत यह है कि यह परिवर्तन बहुत तेजी से और बेतरकीब तरीके से किया गया। परिवर्तन का एक तरीका होता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत बुरे तरीके से, जैसे पृथ्वी को रौंद डाला हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दी। और उसका नतीजा ये हुआ, करोड़ों करोड़ों साल की एक थाती आज विकृत रूप में हमारे सामने खड़ी हुई, और उससे जुड़े जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आज न केवल मानवता के लिए, वरन इस सृष्टि में जो भी जीवन है और जीवन से परे जो चीजें हैं, उन सबको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज कि हमने पालना छोड़ दिया। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज एक विचारधारा में बड़ा गहरा विश्वास रखते थे, वो था पालना। अब केवल हम अपने बच्चों को ही पालते हैं और किसी को नहीं पालते। लेकिन हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि वो सबको पालते थे। वो वृक्षों को पालते थे, वो नदियों को पालते थे, वो पोखरों को पालते थे, वो तालाबों को पालते थे, वो कुओं को पालते थे, वो पक्षियों को पालते थे, वो जानवरों को पालते थे। और उनके साथ उनका बड़ा गहरा कनेक्ट था। आज वो कनेक्ट टूट गया है। आज हम कहां जानवर पालते हैं? आज हम कहां पर जंगल में या गांव में रहते हैं? आज हम कहां नदियों के बीच जाते हैं? आज हम कहां मिट्टी को हाथ से छूते हैं? ये जो कनेक्ट खत्म हुआ है, इसी के चलते समस्याएं पैदा हुई।
ग्लोबल वार्मिंग भी इसी का परिणाम है। आपको बता दूं, भारत का जो इतिहास है, न केवल भारत का इतिहास, मैंने जितने भी प्राचीन संस्कृतियां पढ़ी हैं, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन हो, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, चाहे माया सिविलाइजेशन हो, सारी सिविलाइजेशन में एक बात तो बड़ी आम थी कि सारी सिविलाइजेशन ने प्रकृति को सबसे अहम दर्जे पर रखा था। लेकिन आज का जो सिविलाइजेशन है, उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया, और उसी का ही रिजल्ट निकला कि ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आज हमारा अस्तित्व जो है, इस धरा का अस्तित्व जो है, खतरे में है। आपने कभी देखा कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, सभी को जब पढ़ाया जाता था तो सभी को गुरुकुल भेजा जाता था, उन्हें 5 स्टार स्कूलों में नहीं भेजा जाता था, और सारे छात्र जंगलों में जाते थे और वहां से वो लकड़ी और जो जो जंगली उत्पाद है उनको इकट्ठा करके लाते थे। वहां ये नहीं होता था कौन कौन भगवान कृष्ण और कौन सुदामा है, सभी एक ही स्तर पर हुआ करते थे। क्यों? भगवान राम भी पता चला विश्वामित्र के साथ कहां जाते थे, अपने गुरु के गुरुकुल में जाते थे, वहां सीखते थे। क्यों? क्योंकि ये जो होने वाले शासक हैं, इनको पता हो कि इनका कनेक्ट किसके साथ हो, प्रकृति के साथ हो, नेचर के साथ। इसीलिए उनको इस तरीके से ग्रूम किया जाता था। और हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ऋग्वैदिक मंत्र हैं, आप सभी लोग जो पढ़े हैं, प्राचीन भारत किसके लिए समर्पित है? प्रकृति के साथ, प्रकृति के जो भी हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे पता चला कि हवा हो, चाहे बादल हो, चाहे वर्षा हो, चाहे अग्नि हो, सबके लिए समर्पित है। मीन्स हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारी जो वर्तमान जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उसका भी भारी दोष है। इससे भी हम मुकर नहीं सकते। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमें इस तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमने इन 200-300 सालों में अपनी पीढ़ियों को कैसे पढ़ाया है। हमने इनको केवल एक बाबू या एक नौकर बनने के लिए ग्रूम कर डाला है कि पढ़ लिख जाएं और भविष्य में चल के एक नौकरी पालें और प्रकृति को बर्बाद कर दें। कभी हमने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटे ये प्रकृति के हिस्से हैं, इनकी आपको इज्जत करनी चाहिए। मैं हमेशा इस मंच से एक बात जरूर करता हूं, जब भी प्रकृति की बात आती है, जब भी हमारे मानव इतिहास की बात आती है, वो आदिवासियों की। संसार में सबसे बेहतर कोई तरीका शिक्षा का या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने का कोई तरीका यदि किसी ने इजाद किया है तो हमारे आदिवासियों ने किया। आप देखिए, करोड़ों करोड़ों सालों से और मानव के उद्भव से लाखों सालों से वो लगातार प्रकृति के प्रति अपनी अपनी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण दिखाते आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अर्थात कहीं ना कहीं इन 2-3-4 पीढ़ियों ने 200-300 सालों में शिक्षा को जिस तरीके से दिया है, उसकी खामियां भी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए। याद रखिए, संसार के बड़े से बड़े परिवर्तन सामूहिकता से लाए गए हैं। जब तक सामूहिकता नहीं होगी, तब तक हम कोई भी व्यापक परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं में
किसी ने कहा था, शायद रिद्धिमा ने कहा था, ट्रांसफॉर्मिंग की बहुत बड़ी ताकत है और जो कुछ भी दुनिया में बदलाव आया है वो युवा ही लाए हैं। और पर्यावरण में भी कोई रचनात्मक बदलाव भी आएगा तो कौन लाएंगे? युवा ही लाएंगे। इसलिए युवाओं से दरकार है या युवाओं से आह्वान है कि वो प्रकृति की जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसको महसूस करें। बड़ी बड़ी इमारतें एक दिन जमीन में धराशायी हो जाएंगी। रिसेंटली अभी थाईलैंड में और म्यांमार में वो अर्थक्वेक आया है, देखा होगा आपने। आपका विकास वो 1 मिनट में धराशायी हो रहा है, रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे, हम लाशों को भी नहीं निकाल पा रहे, सड़ रही है वो। ये विकास है आपका? एक विकास हमारे भी पूर्वज थे, कितनी बड़ा भूकंप आ जाए कुछ नहीं होना, क्योंकि उनकी लकड़ी के क्या होते थे, झोपड़ियां होती थी, घर होते थे, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। आज हमने कंक्रीट के जंगल बना डाले हैं, ये हमारा विकास है, जहां ना तो हमें रहने के लिए जगह है और ना ही हमारे प्रकृति के और जो अवयव हैं जीवधारी उनको रहने के लिए जगह है। यदि ऐसा असंतुलित विकास हम करते रहेंगे तो यह तय है कि ये शानदार ग्रह जो करोड़ों करोड़ों सालों की एक यात्रा के फलस्वरूप हमारे लिए गिफ्ट के तौर पर मिला था, हम उसको नष्ट कर डालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, किसी चीज से डरिए। एक मेरा पसंदीदा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का सामर्थ्य सीमा। उसमें एक पात्र है नाहर सिंह। वो इंजीनियर से कहते हैं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर से, जो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनसे कहते हैं नाहर सिंह कि डरो इंजीनियर डरो, तुम्हारा ये जो विकृत ज्ञान है ये प्रकृति को खुश नहीं कर पाएगा। प्रकृति को नाराज करने से डरो इंजीनियर डरो। वही मैं आज सभी से कहता हूं कि डरो, इस प्रकृति से खिलवाड़ करने से डरो, क्योंकि जिस दिन जब इसका रौद्र रूप आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय बर्बादी को देखने के। तो बेहतर है कि ऐसी कोई बर्बादी आए, एक सकारात्मक नजरिए से हमें सतर्क हो जाना चाहिए। याद रखिए, बड़े बड़े जो दुनिया के बदलाव हैं ये भीड़ से नहीं आते, अरबों खरबों की गिनती जो है वो हमेशा एक से ही शुरू होती है। आप छोटा सा जो प्रयास आज हो रहा है, यकीन मानिए ये मील का पत्थर है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास ही एक दिन मानव चेतना को जागृत करेंगे, उसके चिंतन में, उसके व्यवहार में, उसके कार्यकलापों में, उनकी दूरदर्शिता में एक सकारात्मक बदलाव करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, और फिर से हम वही प्रकृति का सम्मान करेंगे जो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते थे। अंत में मैं रूसो साहब का एक स्टेटमेंट आपके सामने शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। रूसो कहा करते थे, यदि मनुष्य को वाकई खुशी और खुशहाल रहना है, खुश रहना है, तो इसको फिर से जंगलों की तरफ लौटना होगा। यकीन मानिए, हमारा अगला मैं रहूं ना रहूं, आज से 100 साल बाद जब आप बुजुर्ग होंगे तो एक बात याद करेंगे कि अधिकांश लोग किस तरफ लौट चल पड़े होंगे, जंगलों की ओर लौट पड़े होंगे। शायद वही हमारी सही दिशा होगी और सही परिणति होगी। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।